आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी मेहमान हैं जानी मानी लेखिका शमा जैदी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो चलिए सुनते हैं इनकी बातचीत। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं जानी मानी लेखिका शमा जैदी। शमा जी, बहुत स्वागत है विविध भारती पर। अच्छा, ये बताएं शमा जी, कैसा था आपका बचपन, किस शहर में गुजरा और कौन सी बातें इस वक्त आपको अपने बचपन की बहुत अच्छी तरह से याद हैं? बचपन तो मेरा गुजरा एक रामपुर, एक रियासत थी जी, तो यूपी में। तो मेरे अब्बा वहाँ चीफ मिनिस्टर कहलाते थे। वहाँ शायद 7 साल की उम्र तक रही मैं। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया हमें, तो बस छुट्टियों में आया करते थे। फिर 9 साल की उम्र में हम आ गए, 10 साल की उम्र में दिल्ली। जी, तो दिल्ली में ज्यादातर वक्त आपने बिताया? हाँ, दिल्ली में ज्यादा वक्त बिताया। तो उस जमाने में दिल्ली बहुत छोटा सा शहर था। आज के दिल्ली में और आपकी यादों में जो बसा दिल्ली है उसमें बहुत फर्क है। हाँ, उस जमाने में हम कनॉट प्लेस साइकिल पे घूमते थे। वाह। और अगर रात को अगर हमारी बत्ती नहीं होती तो पुलिस वाले टायर की हवा निकाल देते थे। अच्छा, ये बताएं कि पढ़ाई में कैसी थी आप, और लिखने की तरफ या बाकी चीजों की तरफ आपका रुझान कहाँ से शुरू होता है? वो वैसे मेरी अम्मा जो थी वो बच्चों के लिए किताबें लिखती थी, कहानियां लिखती थी। तो जो भी लिखती थी पहले मुझे सुनाती थी। जब मैं बोर्डिंग में थी तो भेजा करती थी। और फिर बाद में उन्होंने काफी नाटक के अनुवाद किए, नाटक भी लिखे जी। तो पढ़ने लिखने का शौक तो इसी वजह से हुआ, घर के माहौल की वजह से। और फिर सारे राइटर हमारे घर आया करते थे, फैज साहब, जिगर साहब, और फिराक गोरखपुरी तो रहे हमारे यहाँ 4-5 महीने रहे थे। वाह, तो इस तरह से एक पूरा का पूरा माहौल आपके साथ था लिखने का। मैं आपके बारे में कुछ खोजबीन इंटरनेट पर कर रहा था तो मुझे पता चला था कि हबीब तनवीर साहब के साथ आपकी जो वालिदा थी कुदसिया जैदी, उन्होंने कुछ ड्रामा और कुछ चीजें नहीं, उन्होंने नाटक कंपनी शुरू की थी, हिंदुस्तानी थिएटर। हाँ। और फिर हबीब साहब को उन्होंने स्कॉलरशिप दिलवाई थी ब्रिटिश काउंसिल से। तो वो बाहर गए 2-3 साल, फिर वापस आए। फिर 1-2 नाटक किए उन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर के लिए। फिर उन्होंने अपना अलग ग्रुप शुरू किया था नया। कुछ आगरा बाजार से जुड़ी हुई कुछ बातें? आगरा बाजार उन्होंने हमारे थिएटर के लिए नहीं किया। जब किया था कि जब मैं नहीं थी दिल्ली में, मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तब जी। तो सुना था उसके बारे में, बाद में मैंने देखा था वो प्रोडक्शन। मिरांडा हाउस से जुड़ी हुई आपकी बहुत सारी यादें हैं? नहीं, असल में मिरांडा हाउस मैंने ज़्यादातर बंक किए क्लासेस, क्योंकि मैं शाम को अपनी अम्मा के थिएटर में जाके रिहर्सल में हिस्सा लेती थी या देखती थी रिहर्सल। तो फिर मुझे बुलाया गया आखिरी साल जो था कि आप तवज्जो दीजिए अपनी स्टडीज़ की तरफ। तो फिर मैं बोर्डिंग चली गई आखिरी 6 महीने। तो पढ़ाई तभी हुई मेरी, तो ज़्यादातर क्लासेस की तरफ मेरी तवज्जो नहीं थी। उन दिनों में जो लोग आपके साथ थे, जो जैसे खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा अंजलि इला मेनन का, क्योंकि उनके संस्मरणों में आपका नाम बहुत आता है। आप लोगों ने असल में वो हम कॉलेज में इतना नहीं थे, बस मुझे याद है उनकी एक गाड़ी थी जी। तो ये कोशिश होती थी कि जितने ज्यादा लोग उस गाड़ी में ठुस जाएं। अच्छा। तो 24 लोग ठुस गए थे उस गाड़ी में। शायद ये किसी किस्म का आलमी रिकॉर्ड हो सकता है। तो ज्यादा हमारी दोस्ती फ्रांस में हुई, जहाँ वो पढ़ रही थी, और मैं जर्मनी में एक थिएटर के साथ वाबस्ता थी। तो मैं पेरिस जाती थी उनसे मिलने। फिर हमने पूरे यूरोप में हिच हाइकिंग की दोनों मिलके। तो हमसे कहा गया कि आप साड़ी पहन के हिच हाइकिंग करिए, फिर आपको आसानी से लिफ्ट मिल जाएगी। तो हम ऐसा करते थे। तो वो भी बड़े यादगार दिन थे। हाँ, बहुत। चलिए उन दिनों के नाम कोई गीत सुन लिया जाए। एक तो उमराव जान का गीत है जी, दिल क्या चीज है।
एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। लेकिन ये क्या कि गैर का, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान ली।
शमा जी, बातें ये चल रही थी कि कॉलेज के ज़माने से ये थिएटर से आपका जुड़ाव हो गया था, बल्कि आपने कहा कि स्कूल से ही एक तरह से, और ख़ासतौर पर आपकी मदर से आपको ज़्यादा प्रेरणा मिली थी क्योंकि वो थिएटर से जुड़ी हुई थी। तो क्या आपने अपने लिए कुछ तय कर रखा था कि ज़िंदगी को इस राह पर ही लेकर जाना है? नहीं, थोड़े छोटे-मोटे रोल किए मैंने। मुझे वैसे कपड़ों में दिलचस्पी ज़्यादा थी। जी। तो मैं लंदन गई थी आर्ट स्कूल डिज़ाइन सीखने के लिए, थिएटर और फिल्मों के लिए डिज़ाइन। जी। और इसी साल भर का कोर्स था लंदन में, तो वो किया मैंने। उसके बाद मैं जर्मनी गई और 2-3 थिएटर के साथ, जो अप्रेंटिस होते हैं वहाँ कहलाते हैं, तो उनके यहाँ एक स्टूडियो होता है, तो जो मेन डिज़ाइनर एक थिएटर से वाबस्ता है, उनके 4-5 असिस्टेंट होते हैं, उनका वो सिस्टम है। तो वहाँ मैं असिस्टेंट रही फ्रैंकफर्ट में साल भर। फिर मैं बर्लिन गई, तो इस असना में मेरी अम्मा गुजर गई, तो फिर मैं वापस आ गई हिंदुस्तान। और ये कुछ काम आपने आगे चलकर प्रोफेशनली कुछ फिल्मों में किया था? नहीं, सबसे पहले तो मैं जब आई तो अखबारों के लिए थिएटर पे लिखा मैंने। जी। स्टेट्समैन और शंकर्स वीकली के लिए फिल्मों के बारे में लिखती थी मैं। और फिर दूरदर्शन में मुझे नौकरी मिल गई शुरू में, और ट्रेनिंग को बीबीसी से एक साहब आए थे, तो साल भर मैं शायद वहाँ रही। जी। फिर मैं बम्बई आ गई क्योंकि फिर मेरी शादी हो गई थी सत्यू से, तो उनको फिल्मों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो चेतन आनंद के असिस्टेंट भी रह चुके थे, तो इसलिए मैं बम्बई आ गई। फिर वहां से सिलसिला शुरू होता है और उस बारे में और बातें करेंगे, लेकिन ये बताएं सत्यू साहब से आपकी मुलाकात किस तरह से हुई थी, और पहली नजर में जो इम्प्रेशन था सत्यू साहब? नहीं, सत्यू साहब और हबीब साहब एक साथ एक स्कूल में पढ़ाते थे दिल्ली में, और वो एक मिसेस गौबा थी, तो उनके स्कूल में ये राजीव गांधी और संजय गांधी ये सब पढ़ते थे। जी। तो ये नामी ग्रामी स्कूल नहीं, मतलब छोटा सा स्कूल था वो, कोई 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, वो 4th क्लास तक था स्कूल वो। और वो मिसेस गांधी की बड़ी दोस्त थी। तो फिर उसके बाद ये थिएटर शुरू किया हमारी अम्मा के साथ हबीब ने, वो स्कूल छोड़ के, और सत्यू भी लग गया थिएटर में। फिर वो बम्बई चले आए, सत्यू और हबीब वहीं रह गए। जी। फिर जब एक शो हुआ हमारी अम्मा ने शकुंतला का किया, तो सत्यू को बुला लिया उन्होंने कि तुम आके सेट और कॉस्ट्यूम वगैरह और मेकअप तुम करो। तो उस वक्त मेरी मुलाकात सत्यू से हुई थी शकुंतला में। जी। क्या इम्प्रेशन था सत्यू जी का आपके मन में? उनके बारे में तो बहुत सुना था मैंने अपनी अम्मा से। गर्म हवा की हम बात करना चाहेंगे। गर्म हवा में से आप जुड़ी रही थी, आप आर्ट डायरेक्टर थी उस फिल्म की। नहीं, वो मैंने पहले स्क्रिप्ट लिखी थी उसकी। जी। तो ऐसा था कि मैंने एक चादर मैलिसी का नाटक किया था इप्टा और INT के लिए बेदी साहब के साथ। तो बेदी साहब ने कहा कि एक ऐसी फिल्म बननी चाहिए उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान नहीं गए जी, और वो मुस्लिम फैमिली होनी चाहिए, और तुम कुछ करो। तो फिर मैं इस्मत आपा से बात की, फिर एक स्क्रिप्ट लिखी गई जो उन्होंने फौरन घुमा दी। फिर जब वो फिर अलमारी साफ करते वक्त उनको फिर मिल गई, तो इस बीच में हमने कुछ और लिखा, फिर उन दोनों को हमने जोड़ के देखा काफी फर्क है, तो पूरी स्क्रिप्ट हमने तैयार की। और फिर हमने अपने अब्बा को स्क्रिप्ट दिखाई, कहने लगे ये स्क्रिप्ट तो ठीक है मगर इसके पॉलिटिक्स में गड़बड़ है। हमारे अब्बा ने कहा पॉलिटिक्स में? हाँ, गड़बड़ है जी। और फिर हमने नूरुल हसन उस वक्त मिनिस्टर थे, उनको भी दिखाई, उन्होंने भी यही कहा। तो फिर हमारे दोस्त कैफी साहब थे, उस वक्त हमने वो गालिब पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो कैफी आजमी। तो हमने कैफी साहब से कहा आवाज आप दे दीजिए गालिब की। तो फिर मान गया वो कि हाँ मैं आवाज गालिब की दूंगा। तो मैंने स्क्रिप्ट उनको दिखाई और मैंने कहा मेरे अब्बा कहते हैं कि इसके पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, आप कुछ इसको पॉलिटिक्स ठीक कर दीजिए। तो फिर उनके साथ बैठ के फिर से नए सिरे से हमने स्क्रिप्ट लिखी जी। तो ऐसा हुआ जी। क्या उस वक्त अंदाजा था कि हिंदी सिनेमा में गर्म हवा को वो मकाम हासिल होगा जो आज हासिल है? नहीं, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था मैं। जी। पार्टीशन का जो दर्द है, एक सरहद बन जाने का, देश तो एक तरह से एक ही था, दिल दोनों तरफ लोगों के जुड़े हुए थे। उस दर्द को गर्म हवा में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। खासतौर पर वो एक सीन है जब माँ कहती है कि मैं एक गैर मुल्क में जाके मर नहीं सकती,
मैं किसी परदेश में जाके कैसे अपने आप को खत्म कर सकती हूँ, मैं यहीं रहूंगी क्योंकि अब ज़ईफ हो गई हूँ, इस तरह की कुछ बातें वो कहती। ये जो दर्द है ये इस फिल्म में आया था। आपको क्या लगता है कि पार्टीशन को लेके आगे बहुत काम हुआ, लेकिन हमेशा उसका कंपैरिजन एक माइलस्टोन की तरह गर्म हवा से किया जाता रहा? आप क्या कहती हैं इस बारे में? उस फिल्म से आप लगातार जुड़ी रही थी, तो आपकी क्या राय है बाद के काम पर? असल में बाकी जो फिल्में थी ये सिर्फ एक खानदान की कहानी थी, तो उसका असल कैनवस बहुत छोटा है जी, तो इसलिए शायद हम ज़्यादा गहराई से जा सके। और जो बाकी फिल्में बनी हैं, मसलन गोविंद ने फिल्म बनाई तमस, उसका बहुत बड़ा कैनवस है, तो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, हमने एक छोटी सी बात कही है, तो जो लोगों को शायद ज़्यादा याद रहती है। उस छोटी सी बात का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। किस तरह की तकलीफें थी गर्म हवा को बनाने में? नहीं, एक तो एनएफडीसी से हमको उस वक्त फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन था जी, तो बहुत थोड़े से पैसे मिले। फिर जो ज्यादातर लोग थे वो तो इप्टा के थे, और बलराज जी, शौकत आपा, ये सब इप्टा के ही आर्टिस्ट थे। और जो नए लोग थे, फारूक शेख वगैरह, वो भी थिएटर में आना चाहते थे, तो ऐसा बनाने में इतनी दिक्कत नहीं हुई, मगर बहुत हमें कम वक्त में और कम पैसों में बनानी पड़ी, बस ये दिक्कत थी। लेकिन तुरंत इस फिल्म को काफी नाम मिला और लोग नहीं, साल भर तक तो सेंसर उस पर बैठी रही। और भी बातें करेंगे शमा जी, अभी एक गीत सुन लिया जाए। अब मैं सोचती हूँ कि उमराव जानी का एक और गीत, इन आंखों की मस्ती। इन आंखों की मस्ती के इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों से वाबस्ता, इन आंखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों की मस्ती के। कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन
शम्मे फरोज़ा के, इस शम्मे फरोज़ा के परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के। शमा जी, बातें चल रही थी गर्म हवा की। आपने बताया कि किस तरह से इस फिल्म की कहानी तैयार हुई और बाद में ये फिल्म तैयार हुई। आपके लेखन का सिलसिला आगे किस तरह से बढ़ता है इसके बाद? गर्म हवा के दौरान मेरी दोस्ती श्याम बेनेगल से हो गई थी, क्योंकि उनकी जो बीवी हैं वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, नीरा बेनेगल। मंडी पे पहली दफे स्क्रिप्ट लिखी उनके लिए मैंने, क्योंकि सत्यदेव दुबे फिर हटना चाह रहे थे। उनका नहीं, अब मैं बोर हो गया हूँ फिल्मों से। तो वहां से आपका सिलसिला शुरू होता है। श्याम बेनेगल के साथ लिखना, श्याम बेनेगल के लिए लिखना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? नहीं, एक तो वो बार बार लिखवाते हैं, मगर एक स्क्रिप्ट के 7-8 दफे जी 7-8 बार वो तैयार होती है, फिर से तैयार वर्जन होते हैं उसके। मतलब पहली दफे से वो मुतमईन नहीं होते हैं, वो कहते हैं नहीं इसमें ये करो, वो करो, बदलो, छोटा करो, बड़ा करो, इस किरदार को निकाल के ये फलां डालो। तो इस तरह से काफी वक्त लगता है। मंडी से आपने बताया कि आप उनके साथ जुड़ी लिखने के लिए। नहीं, वैसे तो छोटी मोटी चीजें मैंने लिखी थी। चरणदास चोर जो हबीब साहब की कहानी थी और उन्होंने उसका नाटक बनाया था, या बनाने वाले थे, मुझे याद नहीं अभी। तो गाने उन्होंने लिखे चरणदास चोर के और स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी। मंडी से जुड़ी कोई ऐसी खास याद है? शुरुआत हो रही थी, मैंने लिखी फिल्म और मैं साथ नहीं गई थी उनके शूटिंग पे, क्योंकि उस दौरान फिर सत्यजीत रे साहब अपनी फिल्म बना रहे थे, तो मैं कलकत्ते चली गई थी। शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। सत्यजीत रे ने आपसे किस तरह से संपर्क किया था और ये सिलसिला कहाँ से? वो एक बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे जी। तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे वो, तो उनके यहाँ हम जाके, जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके तो साथ, मैं उनके साथ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए हैं, फिल्म बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो। तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए जी। तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो। तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं, मैं बात करती हूँ उनसे। तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए नहीं लिखा है। उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे। हाँ, जर्नलिस्ट थे। मैंने कहा नहीं तुम लिखोगे। तो हम दोनों बैठ के, आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुन लिया जाए, फिर कुछ और बातें की जाएंगी। मंथन का एक गीत है, मारो गाँव कथा पारे जी, आना भूलो ना जी। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो
दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आज की हमारी मेहमान है जानी मानी लेखिका शमा जैदी। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। शमा जी, मंथन का गीत सुना तो मंथन की बातें की जाएं। मंथन के लेखन में आपका कितना हाथ था? ऑफिशियली तो नहीं था, क्योंकि स्क्रिप्ट तो तेंदुलकर साहब की थी और डायलॉग कैफी साहब ने लिखे। बाद में कुछ करेक्शन नहीं, वो फिर हमने इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि वहाँ सेट पे जाके पता चला कि सब बदल दिया, कहानी भी हमने बदल दी जी और डायलॉग भी बदल दिए। और फिर जो लोकल फ्लेवर था वो लाए। तो गिरीश साहब भी थे तो उनका भी उसमें काफ़ी योगदान था और मैंने फिर सारे डायलॉग फिर से लिखे। वैसे तो आर्ट डायरेक्शन था मेरा काम उसमें। अच्छा, मैंने सुना है कि पूरी स्क्रिप्ट और सब तो तैयार था, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, डायलॉग सब था, लेकिन रोज के रोज फिल्म लिखी जाती थी सेट्स पर, क्योंकि आप लोग काफी बदलाव कर रहे थे। हाँ, क्योंकि जब गांव गए तो हमें पता चला कि जो तस्वुर था कि वो सब ऐसा कुछ है नहीं, हकीकत कुछ और है। हाँ। मंथन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म को काफी अवार्ड्स भी मिले, खूब चर्चा हुई इस फिल्म की। क्योंकि बाकी मुल्कों में जहाँ उन्होंने ये दूध कोऑपरेटिव शुरू किए हैं तो इस फिल्म को इस्तेमाल करते हैं वो, अफ्रीका में, चीन में। जी, अभी हाल ही में आपने बोस द फॉरगॉटन स्टोरी लिखी है जी। कैसा एहसास रहा एक तरह से इतिहास को दोबारा खंगालना और उसके बाद इतनी रिसर्च के बाद ये फिल्म तैयार करना? इससे जुड़ी यादें हमारे साथ बांटिए। सबसे दिलचस्प याद ये है कि जब हम जर्मनी में शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ आप नाज़ीज़ के यूनिफॉर्म में सड़क पे नहीं घूम सकते हैं अभी भी नहीं। तो जब शूटिंग हो रही थी सड़क पे तो एक बुढ़िया औरत आई और उसने कहा वापस आ गए, वापस आ गए, और वो बेहोश हो गई सड़क पे। इस तरह का खौफ अभी भी है 50 साल बाद भी। शमा जी, फिल्में लिखना अपने आप में बड़ी मेहनत का काम है, तो आपको आमतौर पर किसी स्क्रिप्ट को पूरा करने में किस तरह का मूड, मेंटालिटी लगती है और कितना वक्त लगता है? अब जैसे बोस में तो 2 साल लगे जी, कितना रिसर्च करना पड़ा जी। एक हमने स्क्रिप्ट लिखी थी शाम साहब के लिए, सूरज का 7वां घोड़ा जी, वो धर्मवीर भारती के उपन्यास पे। वो 15 दिन में हमने पहला वर्जन तैयार कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ नॉवल को, और इतना छोटा सा नॉवल है जी, तो ये भी हो सकता है। उसके कितने वर्जन लिखने पड़े? ज्यादा वर्जन नहीं लिखने पड़े, शायद 2-3। वो श्याम बेनेगल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म मानी जाती है और उसको काफी सराहा गया। अभी भी जब छोटे पर्दे पर देखने को मिलती है तो लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। आपका कैसा जुड़ाव है उस कहानी के साथ, क्योंकि उसमें अलग अलग एंगल से एक ही घटना 2-3-4 बार आती है? एक घटना नहीं है, एक सीन है जी। असल में क्या किया हमने कि हमने उस सीन को, 3 कहानियां हैं उसमें मुख्तलिफ, तो एक सीन तीनों कहानियों में आती है जी, और उस सीन से फिर आगे पीछे जो अलग अलग चीजें, मुख्तलिफ किरदारों, नजरिया फिर बदल जाता है किरदार के हिसाब से। तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन थी स्क्रिप्ट में किसी भी तरह से। श्याम बेनेगल से कुछ साल पहले विविध भारती के लिए बातें हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में इस तरह की फिल्में बहुत कम बनी हैं, इस तरह की ट्रिकी फिल्में। तो ये जो पेंच है ये लिखने में बहुत आड़े नहीं आया था? नहीं, क्योंकि वो उपन्यास में भी ऐसा ही है। नहीं, उपन्यास में ऐसा नहीं है, मगर हमको लगा कि उपन्यास से अगर हम इंसाफ करना चाहते हैं तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जी। आपको अपनी लिखी हुई सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? ये शायद यही सूरज का 7वां घोड़ा। और क्यों लगती है? क्योंकि जो हम करना चाह रहे थे मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से बन पाया। अच्छा, ये सवाल अक्सर राइटर से पूछा जाता है और जायज़ है इस सवाल को पूछा जाना कि एक स्क्रिप्ट लिखना, एक तरह से क्रिएट करना, एक नई चीज़ दुनिया में लाना, और डायरेक्टर्स को सौंप देने के बाद जब आप पर्दे पर देखती हैं तो क्या आपको लगता है कि कितनी जगहों पर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिखे हुए के साथ इंसाफ किया गया है? नहीं, ज़्यादा श्याम साहब की जहाँ बात है, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं जी, तो इस ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमसे लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी बीच बीच में। बाकी डायरेक्टर्स को जब सौंप दिया जाता है तो अब वो जाने, वो बदलना चाहते हैं। डायरेक्टर का मीडियम है, अगर हमें राइटर के मीडियम का कुछ लिखना है तो नाटक लिखेंगे हम,
जो नहीं बदले, हालांकि सत्य दुबे जैसे लोग तो नाटक भी बदल देते हैं। मतलब कहीं भी इस तरह से आप बेफिक्री नहीं है कि बदला नहीं जाएगा। हाँ, राइटर्स को क्या उसका हक मिलता है एक फिल्म में, एक फिल्म लेखक को? हिंदुस्तान में नहीं मिलता है। आइए इसी पॉइंट पर हम अपनी बात को थोड़ी देर के लिए रोकें और कोई गीत या गजल सुने। एक मंडी में गजल है जी, शमशीर बरहना। हाँ हाँ, वो आप अगर सुनवाएं, मुझे लगता है कि बहादुर शाह जफर की है, मगर शमशीर बरीना मांग गजब, बालों की महक फिर वैसी है जोड़े की गुंदावट, कहर खुदा बालों की महक फिर वैसी है शमशीर बरीना मांग गजब, शमशीर बरीना शमशीर बरीना मांग गजब, शमशीर बरीना शमशीर बरीना मांग गजब, शमशीर बरीना उसका उठाए सो फितना, नाच उसका उठाए सो फितना।
मुस्का उठाए तो फितना, घुंघरू की झनक झनक झनक, घुंघरू की झनक फिर वैसी है वैसी है। शमशीर बढ़े ना मांग गजब, शमशीर बढ़े ना मांग गजब, शमशीर बढ़े ना मांग। शमा जी, कभी आपको ये नहीं लगा कि एक फिट फाट कमर्शियल बम्बैया किस्म की फिल्म लिखी या बनाई जाए? नहीं, क्योंकि उसके लिए एक खास जहनियत होनी चाहिए जो मुझ में नहीं है। तो उसके साथ मैं इंसाफ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं लिख। ये लोग कहते हैं कोई भी लिख सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कोई भी लिख सकता है। जी। क्या आप कमर्शियल सिनेमा जिसको कहते हैं बम्बैया सिनेमा, वो देखती हैं और उसमें लुत्फ उठाती हैं? हाँ, कभी कभी देखती हूँ, मगर मुझे फिर चिढ़ होने लगती है, क्योंकि असल में वो कहते हैं कि ये एक ट्रेडिशन है बम्बैया फिल्म, मगर असल में ये पारसी थिएटर का ट्रेडिशन है जो फिल्म में आ गया है जी। और पारसी थिएटर ने नौटंकी से लिया है। तो नौटंकी तो मर गई है, मगर फिल्मों में जिंदा है अभी तक। जी, गाने और वो सारी चीजें उनसे आप आइडेंटिफाई कर नहीं पाती हैं? नहीं, गाने मतलब म्यूजिकल एक फॉर्म नौटंकी का, जो अगर आप फॉर्म देखें जी, तो वो जो गाना और नाच नौटंकी में होता है, बीच में कॉमिक आता है, ये सब नौटंकी से ही लिया है। और जो हिंदुस्तान के जो बाकी जो फिल्म है, मतलब बंगाली फिल्म जात्रा से ली गई है, आंध्रा की फिल्म जो है उनके फोक थिएटर से ली गई है, तो हर जगह का जो फोक थिएटर है उससे उनकी फिल्म का फॉर्म निकला है। तो हिंदी का फॉर्म नौटंकी से निकला है। जी। आजकल भारतीय सिनेमा बहुत अच्छी तरह से विदेशों में पहुंच रहा है, काफी तारीफें भी मिल रही हैं और लोगों की नजरें अब हिंदुस्तानी सिनेमा की तरफ हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो नए फिल्मकार आ रहे हैं सीरियस सिनेमा में खासतौर पर, क्या वो एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ, अच्छे भविष्य की तरफ इशारा है? अब आप जिस मकबूलियत की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर NRIs की तरफ से है। वहाँ के लोगों की इतना नहीं है जितना से चीन की फिल्मों का है या ईरान की फिल्मों का है। हमारी फिल्में इतनी मकबूल नहीं हुई हैं। किस तरह का सिनेमा आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है, और इन दिनों जो फिल्म आपको बहुत ज्यादा आपके जहन में ताजा है वो कौन सी है इन दिनों की देखी हुई? अभी हाल में बहुत एक रंगे खुदा थी फिल्म, ईरानी फिल्म, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ईरान के सिनेमा का आजकल बहुत नाम है शमा जी। फिल्म फेस्टिवल्स में भी लगातार ईरान की फिल्मों की एंट्रीज देखी जाती हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो रहा हो चाहे कहीं बाहर हो रहा हो। क्या चेंज आया है जो ईरान का सिनेमा हमारे सिनेमा से भी ज्यादा मकबूलियत पा रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है? मगर ईरान में हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं लोग। क्या वजह आप मानती हैं ईरानी सिनेमा के इतने आगे आने की फेस्टिवल सर्किट? कि वो जो उनके सिनेमा की जबान है, जो वोकैबुलरी है, वो वर्ल्ड सिनेमा से ज्यादा करीब है। वो उनके फोक थिएटर से इतने करीब नहीं है। जैसे उनकी पुरानी फिल्में तो बम्बई में बनती थी पुराने जमाने में। अच्छा। मगर जब आप अभी भी जाएं ईरान में, तो छोटे छोटे शहरों में, गाँव में सिर्फ हिंदी फिल्में देखते हैं, गोविंदा वगैरह की। ये फिल्में बाकायदा पहुंचती हैं या? हाँ, हिंदुस्तानी फिल्में सब डब होती हैं उनकी जमानों में। अच्छा। उज़्बेकिस्तान में हमने शूटिंग की थी बोस की, वहाँ सिर्फ हिंदी फिल्में चलती हैं डब। उनके अपने देश की कोई फिल्में नहीं चलती? कम, उनके यहाँ टीवी ज्यादा होता है। अच्छा। मतलब ईरान की फिल्में बाहर बहुत चलती हैं, मगर ईरान में सिर्फ शायद तेहरान और बड़े शहरों में लोग देखते हैं, खास तबका है जो देखता है। अगर आपसे कहा जाए कि अपने मन का काम करने की आपको छूट मिल रही है, तो आप फिल्में लिखेंगी, नाटक लिखेंगी या क्या करेंगी? कौन सा काम ज्यादा फैसिनेट करता है, फिल्में लिखना है या थिएटर? नहीं, नाटक तो मैं लिखती नहीं हूँ। मैं ज्यादातर मैंने डायरेक्शन किया है फिल्मों में या एडेप्टेशन किया है। अभी मैंने अनारकली का भी किया है एडेप्टेशन नया। मुझे एक बक्स में अपनी अम्मा का एक अनारकली का एडेप्टेशन मिल गया। वाह। वो कभी हुआ ही नहीं है, किसी ने खेला ही नहीं है।
तो मैं साफ कर रही थी सब कागजात उनके, तो वो मिल गया। तो मैंने उसको फिर से थोड़ा आगे पीछे करके अडेप्ट किया है कि अब खेला जा सके वो जी। तो मुझे हैरत थी कि मुगल आजम ने कितना मारा है उस नाटक से। अच्छा। मतलब जो ओरिजिनल ना, फिर मैंने अनारकली का नाटक मंगाया मकतबा जामिया से, मगर आपको क्रेडिट्स में इम्तियाज अली ताज का नाम नहीं मिलेगा। ये चीजें दबी रह गई हैं और कोई उनको जानता नहीं है। आइए यहाँ से आगे की बात करने से पहले एक गजल सुन ली जाए। जी। मुझे सबसे अच्छी बेगम अख्तर लगती हैं। जी। इस गजल को सुनने के बाद मैं आपसे पूछूंगा क्यों लगती हैं। तो उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी है दिल ने, देखा इस बीमारी है दिल ने, आखिर काम तमाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें। अहद जवानी रो रो काटा, अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आँखें मुँह, यानी रात बहुत थे जागे, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें।
दैर में बैठा अशका खींचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया अशका खींचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया उल्टी हो गई सब तदबीरें। बेगम अख्तर की गजल हमने सुन ली। श्यामा जी, हम ये जानना चाहते हैं बेगम अख्तर आपको इतना फैसिनेट क्यों करती हैं? वो शायद मैं बचपन से उनको सुनती आई हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ आया करती थी बहुत जी। और रामपुर में बहुत रही हैं मेरे बचपन में। हाँ। सुना है मैंने, एक दफे देखा होगा उनको। तो उनके बहुत किस्से हैं जी। उनकी पर्सनालिटी का कौन सा रंग आपको अच्छा लगता था? किस तरह की यादें हैं? मतलब आपके घर आया करती थी तो क्या याद है उनके बारे में? चहकती बहुत थी लोग, अगर वो कमरे में हो तो सबकी नजरें उन पे ही होती थी। अच्छा। हाँ, वो खुश मिजाज, बहुत ही खुश मिजाज थी वो। आपने कभी इस तरह से आमने सामने उनका गाना सुना है? हाँ, कई दफे सुना है। तो असल में गर्म हवा में वो नानी का, दादी का रोल करने वाली थी वो। हाँ। तो हमने उनको तय कर लिया कि वो फला तारीख को पहुंचेंगी आगरे। फिर फोन आया कि वो नहीं आने दे रहे हैं बेटी, तुम आ जाओ और उनसे कहो कि मुझे जाने दें जी। तो कैफी साहब ने कहा कि ये बहुत वक्त लगेगा और हमारी शूटिंग बहुत नुकसान होने वाला है। हाँ। तो हम यहीं किसी को ढूंढ लेते हैं। तो जिस घर में हम शूटिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि मेरे बाप की एक ज़माने में एक साहिबा थी जिनसे उनके ताल्लुकात थे, वो उन्होंने छोटे से रोल किए थे आलम आरा में, उनसे आप क्यों नहीं बात करती हैं? तो फिर रोल उन्होंने किया। अच्छा, जो वो दादी वाला जो। हाँ, वो असल में बेगम अख्तर करने वाली थी। ओहो। ये तो एक बड़ी ऐसी बात जो हम लोगों को, बहुत कम लोगों को शायद पता होगी। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक शौहर के रूप में एमएस सत्यू की सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे बुरी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि वो बातें बहुत मजे की करते हैं। हाँ। और खाना बहुत अच्छा पकाते हैं वो। ये तो शायद सबसे अच्छी बात होगी। और सबसे बुरी बात यह है कि वो अपनी गाड़ी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं कि वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं, टायर भी बदलेंगे, उसके नीचे घुसे रहते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो आजकल जो नई गाड़ियां बनी हैं उनमें ये सब मुमकिन नहीं है, तो इस पे वो बहुत खफा हैं। सत्यू साहब ने आपके करियर में किस तरह से इंस्पिरेशन का काम किया है? नहीं, वैसे उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया और फिर एक दो फिल्मों के बाद मुझे लगा कि हम दोनों अगर काम करें तो उसमें उनको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मैं बहुत चीखने चाखने की आदी हूँ। तो उनके सेट पे मैं चीखती हूँ तो फिर मैं डायरेक्टरी भी चीख रही हूँ, और शाम साहब के सेट पे मैं चीखूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, राइटर चीफ। हाँ, तो इसलिए तो आपके डायरेक्टर साहब से बहुत डरते होंगे इस बात को लेके? आपने कहा कि आप बहुत गुस्सा हो जाती हैं सेट पर। नहीं, ऐसा नहीं है। बिला वजह मैं नहीं खफा होती हूँ। अच्छा। मगर आजादी होनी चाहिए खफा होने की। जी। इसी बात पर कोई गजल सुन ली जाए? एक गजल, एक और बेगम अख्तर की हो या हरिहरन की हो? आपकी पसंद। अच्छा, मोमिन की गजल, वो जो हम में तुम में करार था। जी। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद
वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की शिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राहती, कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो। हमारी और आपकी इस बातचीत को बहुत सारे ऐसे श्रोता सुन रहे हैं जिनकी लिखने में बड़ी दिलचस्पी है और जो फिल्मों में लिखना चाहते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस के बाद? कोई खास बात? बेहतरीन तरीका है कि आप फिल्में देखें जी, उनके बारे में बातें करें, और अगर कोर्स करना है तो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, वो तो उनका तो कोर्स है अभी फिल्म लेखन पे। जी, तो इस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छा लगा शमा जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और अब बहुत सारी अपने मन की बातें आपने कही। शमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई, बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मशहूर लेखिका शमा जैदी से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया कमलेश पाठक। आज के मेहमान।